हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पेशल एजुकेशन बाय श्वेता। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो एनसीएफ 2005 हम कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम आरटी 2009 को पढ़ने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल का यूज़र नेम है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं राइट टू एजुकेशन 2009। तो आरटीई 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट हम जिसको बोलते हैं, इसके फुल फॉर्म है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। अब हम देखते हैं कि इस एक्ट को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, इसे इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। तो पहले क्या होता था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो स्कूल नहीं जा पाते थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो पॉवर्टी की वजह से नहीं जा पाते थे, कुछ बच्चे चाइल्ड लेबर और कुछ गर्ल्स और कुछ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ और कुछ सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप थे जिनको एजुकेशन मिलने में काफ़ी जो जो बैरियर्स हैं वो फेस करने पड़ते थे। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि सभी के लिए हम बेसिक जो एजुकेशन है उसे कंपलसरी करें। तो इसीलिए इस एक्ट का नाम रखा गया था राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। इसका मेन जो फोकस क्या था, मेन एम क्या था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो एजुकेशन है वो सब तक पहुँचे, फर्स्ट टू एट्थ क्लास तक फ्री एजुकेशन मिले। तो ये जो फर्स्ट टू एट्थ है ना, इसी को हम एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। इसके बाद इंडिया जो था 135th बना पूरे वर्ल्ड में आरटी को इम्प्लीमेंट करने वाला। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं कि 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। तो यानी कि संविधान में संशोधन किया जाता है। उसमें क्या हुआ कि आर्टिकल 21A को ऐड किया गया जो कि एक फंडामेंटल राइट है। तो आर्टिकल 21A क्या कहता है कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो स्पेशल बच्चे हैं, यानी कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट से ग्रसित हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ऐसे जो बच्चे हैं उनको 6 to 18 ईयर्स तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो मिलनी चाहिए। अब हम आरटीई की बात करते हैं कि ये जो बिल आया था ये पास कैसे हुआ। तो सबसे पहले बिल जो है राज्यसभा में पास हुआ 20 जुलाई 2009 को। फिर लोकसभा में पास हुआ 4 अगस्त 2009। देन प्रेसिडेंट ने इसको साइन किया 26 अगस्त 2009 को। और पूरे इंडिया में, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे इंडिया में ये 1 अप्रैल 2010 को क्या हो गया, लागू हो गया। ये भले ही 2010 में लागू हुआ था, लेकिन इस बिल को इंट्रोड्यूस 2009 में किया गया था, तो इसीलिए इसका नाम होता है आरटीई 2009। ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो ये था इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो स्ट्रक्चर है आरटीई एक्ट का वो क्या है। तो इसमें क्या है, 7 चैप्टर्स हैं, 38 सेक्शंस हैं, अब 39 हो चुके हैं और एक शेड्यूल इसमें है। चैप्टर्स की बात करें तो 4th जो चैप्टर है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है और इसमें 12 to 28 सेक्शंस हैं। और जो ये सेक्शंस हैं ना, ये इन्हीं 7 चैप्टर्स के अंडर आते हैं। ओके, अब हम एक एक करके इन चैप्टर्स की बात करते हैं। तो चैप्टर 1 जो है, इसमें हमारे 2 सेक्शन हैं। इसमें सबसे पहले बताया गया है टाइटल। तो इसमें राइट टू एजुकेशन की बात की गई है और जो इसमें कुछ जो डेफिनेशंस हैं, फुल फॉर्म्स हैं, उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो ये आरटीई है ये स्कूल में तो लागू होगा, लेकिन जो रिलीजियस स्कूल होते हैं, हमारे वैदिक स्कूल हो गए, गुरुकुल हो गए, मदरसे हो गए, इनमें ये लागू नहीं होगा। उसके बाद जो इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, वो इसमें बताई गई है। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें 3, 4, 5 ये सेक्शन आते हैं। 3rd सेक्शन में बताया गया है कि एज जो है वो 6 to 14 होनी चाहिए। उसके अलावा फ्री एडमिशन होना चाहिए। और अगर बच्चा 6 to 14 ईयर में या 14 ईयर के बाद स्कूल छोड़ के जाता है तो उसको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दूसरे स्कूल में जाने के लिए मिलना चाहिए।
अब देखते हैं चैप्टर 3। इसमें है हमारे 6 to 11 सेक्शंस। इनमें क्या बताया गया है? 6th में बताया गया है कि लोकल एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज टू एस्टेब्लिश स्कूल। तो जो लोकल और जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो स्कूल जो है वो कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, यानी कि कैसे स्कूल्स को बनाएंगी। तो 1st to 5th क्लास तक जो स्कूल होना चाहिए 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए और 6 to 8 तक के लिए 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, ताकि बच्चे इजीली जो है वो स्कूल में जा सके। ऐसे ना हो कि वो दूर पड़े और बच्चे स्कूल अटेंड ना कर पाए। उसके बाद फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो इसमें है फंड डिवाइड किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 60 रेशो और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 40। तो 60:40 के उसमें जो फंड है वो मिलेगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ये अलग है। नॉर्थ ईस्ट में 90:10 है, यानी कि ये 90 मिलेगा सेंटर की तरफ से, 10 लगाएगी स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद 8th में जो गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ हैं वो बताई गई हैं। फिर लोकल अथॉरिटीज़ की ड्यूटीज़ बताई गई हैं। पेरेंट्स की ड्यूटी क्या है वो बताई गई है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, पढ़ने भेजें। उसके अलावा प्री स्कूल एजुकेशन यानी कि आंगनवाड़ी, जो बाल वाटिका केंद्र है, इनके बारे में बात की गई है। चैप्टर 4 जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है, इसमें हम देखते हैं इसी चैप्टर में जो है EWS कोटा की बात की गई है कि 25% रिजर्वेशन जो है वो स्कूल्स में बच्चों को दिया जाएगा जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। उसके बाद एडमिशन फीस नहीं लगेगी बच्चों की और बच्चों का कोई स्क्रीनिंग टेस्ट भी नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं विदाउट एज सर्टिफिकेट एडमिशन। अगर बच्चे के पास एज सर्टिफिकेट का कोई प्रूफ नहीं है तो भी एडमिशन हो सकता है। नो एडमिशन आफ्टर 30 सितंबर। तो 30 सितंबर के बाद कोई एडमिशन नहीं होगा। नो रिटेंशन पॉलिसी, यानी कि बच्चे को फेल नहीं करना। ये पहले था लेकिन 3 जनवरी 2019 को ये चेंज कर दिया है। अब अगर बच्चा फेल होता है तो उसे फेल कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, फिजिकल पनिशमेंट जो है वो नहीं दी जाएगी। गवर्नमेंट रिकॉग्निशन मस्ट। सरकार से मान्यता स्कूल को ज़रूर होनी चाहिए। अगर किसी स्कूल को सरकार से मान्यता नहीं है तो डेली जो है वो 10,000 रुपये जो है वो फाइन लगेगा। 1,00,000 रुपये तो फाइन लगेगा ही, लेकिन साथ में पर डे का 10,000 भी इसमें ऐड होता रहेगा। उसके बाद जो स्कूल के नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड है, फैसिलिटी है जो स्कूल को प्रोवाइड करवानी चाहिए, उनकी बात की गई है। उसके बाद नॉर्म्स आर नॉट मेट रिकॉग्निशन कैन बी विड्रॉन, यानी कि अगर स्कूल ने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जो कि RTE में दिए गए हैं तो स्कूल की जो मान्यता है वो भी क्या है, वो ख़त्म की जा सकती है, विड्रॉ की जा सकती है। उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि अगर किसी बच्चे के साथ कुछ गलत होता है तो एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो भी होनी चाहिए उस बच्चे की हेल्प करने के लिए। स्कूल डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए। टीचर की क्वालिफिकेशन इसमें बताई गई है। टीचर की जो ड्यूटीज़ हैं वो बताई गई हैं। इसके अलावा जो प्यूपिल टीचर रेशो है, यानी कि 1st to 5th क्लास में 30 बच्चों पर एक जो टीचर है वो होगा। 30 बच्चों की क्लास में एक टीचर होगा। और 6 to 8 में ये रेशो क्या है, 35 बच्चों पर एक टीचर होगा। उसके बाद अगर हम इसको स्पेशल बच्चों के लिए देखें तो स्पेशल स्कूल में 1st to 5th क्लास में 10 बच्चों पर एक टीचर होगा और 6 to 8 क्लास में 15 बच्चों पर एक टीचर होगा। उसके बाद फिलिंग वैकेंसी, टीचर्स की जो सीट है वो 10% से ज़्यादा खाली ना हो। उसके अलावा नॉन एजुकेशनल वर्क टीचर ना करे एक्सेप्ट सेंसस, इलेक्शन एक्सेट्रा। तो आप देखते हो कि टीचर्स की सेंसस में ड्यूटी लगती है, इलेक्शन में ड्यूटी लगती है, तो टीचर ये काम तो कर सकते हैं लेकिन इसके अलावा वो कोई काम नहीं कर सकती। वो सिर्फ पढ़ा सकती हैं और गवर्नमेंट के ये काम कर सकती हैं। इसके अलावा वो कोई नॉन एजुकेशनल वर्क नहीं कर सकती। और टीचर्स क्या है, प्राइवेट ट्यूशन्स भी नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। तो इसमें जो सिलेबस है, इवैल्यूएशन है, करिकुलम है, इसके बारे में बात की गई है कि हमें जो सेशन स्टार्ट जब होता है तो ब्लूप्रिंट रेडी करना है कि किस हिसाब से हमें बच्चे को पढ़ाना है। 30 सेक्शन में हम देखते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होंगे। कब तक? टिल एलिमेंट्री, 8th क्लास तक कोई बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होंगे। और अगर बच्चा पास हो जाता है तो उसे सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। फिर बात की गई है 200 स्टूडेंट्स पर क्या होना चाहिए, एक हेडमास्टर होना चाहिए। ये 25th जो सेक्शन है उसी की बात की गई है इसमें, ये मैं बताना भूल गई थी आपको।
तो 200 सेक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल में 200 बच्चे हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होना चाहिए, एक हेडमास्टर जरूर होना चाहिए। और अगर स्कूल में 200 बच्चे हैं तो टीचर्स कितने होने चाहिए, 5 टीचर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर जो रेशो है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, यहाँ पर यानी कि 40 बच्चों पर एक टीचर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल आवर्स, फर्स्ट और फिफ्थ क्लास को पूरे साल में 200 दिन तक पढ़ाना है और 800 घंटों तक उनकी क्लास पूरी होनी चाहिए। 6 to 8 में ये रेशो है 220 दिन तक पढ़ाना है और उसमें कितने घंटे होने चाहिए, 1000 घंटों तक बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अब हम चैप्टर 6 की बात करते हैं जिसमें 31 to 34 सेक्शंस आते हैं। इसमें आयोग ने क्या किया है, बच्चे की प्रोटेक्शन और जो बच्चों के राइट्स हैं उनको मॉनिटर करने की बात की है, यानी कि बच्चों के जो राइट्स हैं उनको अच्छे से फॉलो किया जाए, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। उसके बाद अगर कोई कंप्लेन आती है तो उस शिकायत का निवारण भी किया जाए। इसके बाद जो पावर्स ऑफ काउंसिल फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, तो बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए एक जो काउंसिल बनाई जाती है, जो कमेटी बनाई जाती है, उसकी पावर्स के बारे में बात की गई है। और प्रोसीजर फॉर कमीशन, यानी कि कमीशन के भी जो प्रोसीजर हैं उनके बारे में चैप्टर 6 में बात की गई है। चैप्टर 7 की बात करते हैं तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स के बारे में बात की गई है, और अगर किसी ने बच्चे के साथ कुछ गलत किया है तो उसके लिए भी जो दंड है वो उसको मिलना चाहिए, ये बात यहाँ पर हुई है। इसके बाद जो स्कूल मैनेजमेंट है, अगर कोई फैसला लेता है और वो फैसला ऐसा होता है कि उसमें बच्चों का भला होता है, टीचर्स का भला होता है, तो ऐसे में कोई केस उन पर नहीं किया जा सकता। इसके बाद है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास भी रूल्स बनाने की पावर है, इसकी बात की गई है। फिर है डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटेशन कैन बी रिमूव्ड बाय इशूइंग ऑर्डर। अगर कोई रूल है और उसको इम्प्लीमेंट करने में गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है या ऐसा कुछ एरिया है जहां पर वो रूल हम इजीली नहीं लागू कर सकते, तो ऐसे में एक ऑर्डर इशू करके उसे हटाया जा सकता है। ओके, तो ये था हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे NEP 2020।